नमस्कार दोस्तों, एक्सपर्ट गाइडेंस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आज हम लोग डिस्कस करने वाले थे पॉलिटी। और इसमें जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम लोग पढ़ रहे थे मौलिक अधिकार। ठीक, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। यहाँ से बहुत अधिक प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए आप इसको ढंग से देखेंगे। इसके कई पार्ट पहले भी अपलोड हो चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको प्रीवियस वीडियो का लिंक वहाँ से मिल जाएगा। ठीक, तो मौलिक अधिकार जो कि संविधान के भाग 3 में दिया हुआ है और इसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इन्वॉल्व हैं। अब तक हम लोग अनुच्छेद 12 से लेकर 20 तक डिस्कस कर चुके थे। ठीक, 21 तक डिस्कस कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद 21A। ठीक, देखिए इसके आगे ये जो ए शब्द जुड़ा हुआ है, वर्ड्स है ना, यानी ये बात इस बात को इंगित करता है कि मूल संविधान में यह आर्टिकल नहीं था। ठीक, यह प्रावधान नहीं था, यानी राइट टू एजुकेशन बाद में जोड़ा गया। ठीक, तो अब इसको 21 में ही क्यों जोड़ा गया? हालांकि इसका 21 से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन 21 अनुच्छेद 21 क्या कहता है? व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है और सम्मानपूर्वक गौरवपूर्ण जीवन जीने का। तो सम्मानपूर्वक गौरवपूर्ण जीवन आज के समय में आप कैसे जिएंगे? जब आप शिक्षित होंगे। ठीक, हालांकि ये प्रावधान पहले डीपीएसपी में राज्य के नीति निर्धारक तत्व में किया गया था, जो कि प्रवर्तनीय नहीं है ना। ठीक, मतलब वहाँ पर था कि राज्य ऐसी व्यवस्था करे कि हर एक व्यक्ति को क्या है, शिक्षा प्राप्त हो। ठीक, लेकिन अब राज्य क्या है, अपने संसाधनों के अनुरूप, अपने आय के अनुरूप ऐसी व्यवस्था कर सकते थे। लेकिन जब राज्य यानी कि स्टेट समय के साथ मजबूत हुए, उनकी अर्थव्यवस्थाएं ठीक हुई, तो फिर इसको क्या है, शिक्षा के अधिकार को उन्होंने मौलिक अधिकार में शामिल किया और ये कहा कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक, ठीक, यानी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को कैसी शिक्षा, यानी प्राथमिक शिक्षा आएगा। उच्च शिक्षा तो इसमें आएगा नहीं। प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एक ही चीज समझ सकते हैं आप, है ना। ठीक, के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। ठीक, मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा उस प्रक्रिया से देगा जो वह उचित समझे, मतलब देगा। इसको यहाँ पे कंपल्सरी कर दिया गया कि राज्य को क्या है, शिक्षा देना अनिवार्य है ना। अब जिस प्रक्रिया से वो देना उचित समझे, वैसे उसकी व्यवस्था वो क्या करे। ठीक, और जैसा कि यहाँ देखिए लिखा है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इसको क्या किया गया, जोड़ा गया। यानी यह मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, है ना। इसको बाद में क्या किया गया है, जोड़ा गया है। ठीक, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, राइट टू एजुकेशन। ठीक, अच्छा एक चीज़ और देखिएगा, 6 से 14 वर्ष, यानी इसमें उच्च शिक्षा की बात नहीं की गई है ना। उच्च शिक्षा की बात नहीं की गई। क्या भारत में उच्च शिक्षा मौलिक अधिकार है? तो नहीं, है ना। यह प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा केवल 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की बात करता है। ठीक, एक प्रश्न इसमें और आता है कि क्या इस दायरे में निजी विद्यालय भी आते हैं? तो हाँ, बिल्कुल आते हैं। राज्य कहता है कि निजी विद्यालय भले ही निजी हों, लेकिन बाकी अन्य जो उसके सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो सहायक आधारभूत संरचनाएं, जैसे सड़क हो गया, बिजली हो गया, पानी हो गया, यह सब वह निजी संस्थान भी इस्तेमाल करते हैं, है ना। ठीक है, वह भी राज्य के कानून के अंतर्गत ही आते हैं। तो वहाँ पर भी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। आप जो है पैसे रुपए के लिए या फीस वगैरह के लिए, शुल्क बाकी के लिए आप बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते, है ना। तो इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा। एक चीज़ और ये इंपॉर्टेंट है कि 86 अमेंडमेंट है सन 2002 में, जिसके साथ इसको क्या किया गया, जोड़ा गया। क्लियर, प्राथमिक शिक्षा के लिए। ठीक, उच्च शिक्षा अभी भी क्या है, नीति निर्धारक तत्वों में है। राज्य इसके लिए व्यवस्था करेगा, लेकिन ये प्रवर्तनीय नहीं है। आप इसके खिलाफ क्लेम नहीं कर सकते कि नहीं हमें ये अधिकार चाहिए, मतलब हमें ऐसी व्यवस्था चाहिए। एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर जब बात हो रही थी लीगल राइट्स की, तो गंगा यमुना 2 नदियाँ हैं। और जैसा कि उत्तराखंड हाई कोर्ट, जहाँ से ये नदियाँ निकलती हैं, उत्तराखंड राज्य, गंगोत्री से गंगा और यमुनोत्री से यमुना, है ना। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया और उसमें इन्होंने इन दोनों नदियों को विधिक व्यक्ति की तरह अधिकार दिया, है ना। और माना कि इनको भी क्या है, एक जैसे भारत में किसी लीगल पर्सन को मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, इन नदियों को भी क्या है, अपने सुरक्षा और संरक्षण का अधिकार है। ठीक, यानी कि इन नदियों को एक व्यक्ति की तरह ट्रीट किया गया। अब इनका नुकसान पहुंचाने पर क्या है, सजा वजा का प्रावधान किया गया। और देखिए जीवित, इसी को कहा जाता है दूसरे टर्म में जीवित नदी का दर्जा, है ना।
तो जीवित नदी का दर्जा गंगा और यमुना को मिला है। और ऐसा अगर हम लोग देखें विश्व में तो न्यूजीलैंड की एक नदी है वांगनुई, ठीक, ये नदी कहाँ है, न्यूजीलैंड की। पहले सर्वप्रथम इसी नदी को जो है ये ऐसी व्यवस्था प्रदान की गई थी, है ना, ठीक। तो यहाँ से चूंकि रिलेटेड है इसलिए हमने इसकी चर्चा कर दी, ठीक। इस प्रकार से अनुच्छेद 21 ये था। अब इसी में जो है जीवन जीने के अधिकार के बाद शिक्षा का अधिकार, और इसके बाद आर्टिकल 22 आता है, मतलब स्वतंत्रता के अधिकार में भी ये सब सम्मिलित है ना, जो कि आपका कहाँ शुरू होता है, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18, ठीक। ये क्या है आपका समानता का अधिकार है। इसके बाद अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 तक क्या है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। 14, 15, 16, 17, 18 क्या है समानता का अधिकार। तो ये स्वतंत्रता के अधिकार में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें आर्टिकल 19 में क्या था आपका वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता था, और आर्टिकल 20 में क्या था आपका गिरफ्तारी उतारी संबंधित जो था आपका दो सिद्धि के संबंध में, है ना, ठीक, कोई भी कानूनभूत लक्ष्य प्रभाव इत्यादि की चर्चा की गई थी। अनुच्छेद 21 में आपका था व्यक्ति को स्वतंत्रतापूर्वक और मतलब गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, जो जिसकी बात की गई थी। और आर्टिकल 21 में क्या है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार की बात की गई थी, ठीक। अब बात करते हैं आर्टिकल 22, जिसमें दिया क्या कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, है ना। इसके तहत देखिए दो आर्टिकल हैं 22(1) एंड 22(2). इसमें देखिए ये है कि भाई किसी भी व्यक्ति को जब आप गिरफ्तार करने जाएंगे, गिरफ्तार करने कौन जाएगा, राज्य जाएगा, तो उसमें ऐसा प्रावधान किया गया कि आपको क्या है कारण बताना पड़ेगा, ठीक। कारण मतलब गिरफ्तारी का कारण आपको क्या करना होगा, स्पष्ट करना होगा। गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा, ठीक। बिना बताए आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। दूसरा प्रावधान ये है कि व्यक्ति को अपने वकील से मिलने और अपनी पैरवी करने के लिए वकील रखने का अधिकार, है ना। ये सब कुछ मतलब मिला हुआ है, यानी वो वकील से मिल सकता है, अपने वकील को नियुक्त कर सकता है अपने केस की पैरवी के लिए, ठीक। तीसरा है कि जब भी व्यक्ति गिरफ्तार होगा, ठीक, जब भी व्यक्ति क्या होगा गिरफ्तार होगा, तो गिरफ्तारी से 24 घंटे के अंदर, गिरफ्तार होने के 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, ठीक। मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है, ठीक। आप जो है 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस रिमांड पर उस व्यक्ति को नहीं रख सकते। हाँ, एक बात है इसमें कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति शनिवार को गिरफ्तार होता है तो रविवार को क्या होगा भाई, छुट्टी होगी, ऑब्वियसली बात, फिर सोमवार को मजिस्ट्रेट सामने पेश होगा, तो अवकाश को काउंट नहीं किया जा सकता, है ना। यानी कि इसमें अवकाश को काउंट नहीं किया जाएगा इस 24 घंटे में। दूसरी बात, अगर मान लीजिए व्यक्ति बहुत दूर कहीं गिरफ्तार हुआ है, मजिस्ट्रेट बहुत दूर बैठता है ना, तो जो यात्रा में लगने वाला समय है, ठीक है, उसको भी इस अवधि में काउंट नहीं किया जाता, यात्रा में लगने वाला समय, ठीक, इन दोनों को भी इसमें काउंट नहीं किया जा सकता, किया ही नहीं जाता, है ना, सकने वाली कोई बात नहीं है यहाँ पर, ठीक। तो इस तरीके से क्या है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। एक चीज़ की और मैं यहाँ जिक्र कर दूँ, यहाँ पर देखिए दो प्रकार के निरोध हैं, एक को बोलते हैं निवारक निरोध और दूसरे को बोलते हैं हम लोग दंडात्मक निरोध, है ना। तो यहाँ मैं ऊपर जगह नहीं है नीचे, तो ऊपर मैं रफ करके यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा चीज़ों को। तो जैसा कि अभी हमने कहा कि निवारक निरोध और दंडात्मक निरोध, है ना, जल्दी समझ लेते हैं इसकी बात कि क्या है इसमें। निवारक निरोध, ठीक, इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक। इसमें क्या है, तो जैसे मान लीजिए अगर आपको आशंका है कि कोई व्यक्ति कुछ क्या है अपराध को कर सकता है या उसको अंजाम दे सकता है, यानी कि अपराध करने से पूर्व, अपराध करने से पूर्व व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार करना,
संदेह के आधार पर गिरफ्तार करना। यह आता है कि निवारक निरोध प्रिवेंटिव डिटेंशन के आधार पर आपने क्या किया, व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरा जैसे है क्या, दंडात्मक निरोध। ठीक, सॉरी ब्लैक कलर, दंडात्मक निरोध। ठीक, ये क्या होता है, पनिशिव डिटेंशन होता है इंग्लिश में अगर इसकी हम बात करें। ठीक, यहाँ पर क्या होता है, तो कोई व्यक्ति मान लीजिए जिसने कोई अपराध किया है ना, ठीक मतलब अपराध किए जाने के बाद, अपराध किए जाने के बाद सिद्ध होने पर कारावास, सिद्ध होने पर कारावास। ठीक, तो आर्टिकल 22 में जो कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और निरोध संरक्षण दिया गया था व्यक्ति को, वहाँ पर कुछ ऐसे भी प्रावधान किए गए है ना। ठीक, अच्छा व्यक्ति को मिला हुआ ध्यान रखिएगा है ना। कुछ ऐसे प्रावधान किए गए जिसमें क्या है, निवारक निरोध के अंतर्गत राज्य इस अधिकारों को छीन भी सकता है। आइए उसी को समझते हैं। ठीक, तो उसमें शर्त दी गई कि यह जो मतलब व्यवस्था की गई है ना, कि नहीं 24 घंटे के अंदर कारण बताना पड़ेगा, 24 घंटे के अंदर जो है मजिस्ट्रेट सामने पेश करना अनिवार्य होगा और व्यक्ति को अपने वकील से मिलने का। ठीक, तो यदि व्यक्ति क्या है, किसी विदेशी शत्रु को गिरफ्तार किया गया है या कोई ऐसा व्यक्ति गिरफ्तार जो क्या अराजकता फैला सकता है या किसी बड़े अपराध की घटना को अंजाम दे सकता है, यानी कि निवारक निरोध के आधार पर अगर उसे गिरफ्तार किया गया है, तो इन सब से राज्य क्या है, बच सकता है। मतलब ऐसी कोई बाध्यता नहीं होगी है ना। और इसी के तहत देखिए क्या कुछ कानून भी बनाए गए, जैसे टाडा, पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट आया था है ना, मकोका, मीसा। ठीक, ये सारे जो कानून थे उसमें यही था। इस कानून के तहत क्या है कि आप ऐसे मतलब ऐसे किसी भी व्यक्ति को जिनसे क्या है कुछ बड़ी घटना या कुछ ऐसे अपराध होने की आशंका है, उनको आप सिर्फ संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर सकते हैं। और यदि इन कानूनों के अंतर्गत उनको गिरफ्तार किया गया है तो ऐसा कुछ नहीं कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट सामने आप पेश करिए। आप शुरू में इसको 3 माह तक का समय दिया गया था कि 3 माह तक एक समिति बनेगी जिसमें हाई कोर्ट लेवल का कोई क्या होगा, समिति का हाई कोर्ट लेवल का जो मतलब मुख्य हाई कोर्ट लेवल का जो न्यायाधीश होगा उसकी योग्यता रखने वाला उस सलाहकार समिति का अध्यक्ष होगा। और उस समिति से परामर्श करने के बाद आप उसे 3 माह तक नज़रबंद रख सकते हैं या पुलिस रिमांड पर आप रख सकते हैं। हालांकि बाद में इस समय को घटाकर 2 माह तक कर दिया गया। ठीक, पुलिस पूछताछ के लिए उसे रिमांड में रख सकती है ना। ठीक, तो इस प्रकार का यहाँ पर प्रावधान है। ये समझिएगा निवारक निरोध क्या होता है, दंडात्मक है ना। इसमें तो आपको सजा हो गई है, जब सजा हो गई तो फिर मजिस्ट्रेट सामने पेश करने की कोई बात ही नहीं है। ठीक, हाँ ये है कि आप वकील से परामर्श करके अपना उच्च स्तर पर मतलब जैसे एक कोर्ट से सजा हुई दूसरे कोर्ट पे आप अपील कर सकते हैं, वो एक अलग केस बनता है। लेकिन निवारक निरोध वाले में यहाँ पर है कि इस अधिकारों से आपको वंचित किया जा सकता है, आपको नज़रबंद किया जा सकता है। ठीक, आपको वकील से नहीं मिलने दिया जाएगा, ऐसा किया जा सकता है। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट सामने पेश किया जाए, ऐसा भी कुछ बता मतलब अनिवार्य उसमें नहीं रहेगा। गिरफ्तारी के कारण भी आपको हो सकता है न भी बताया जाए। ठीक, तो आप नहीं कहेंगे नहीं आर्टिकल 22 के तहत हमको अधिकार मिला हुआ है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर क्या एक शर्त लगाया गया कि निवारक निरोध है ना, मतलब अपराध कोई भी घटना घटित होने से पहले किसी भी व्यक्ति को पुलिस शंका के आधार पर, और उसके लिए अलग अलग कानून भी बनाए गए, टाडा, पोटा, मकोका और मीसा है ना। लेकिन कई बार ये देखा गया कि राज्य सरकारों द्वारा इन कानूनों का दुरुपयोग भी हुआ। जैसे पोटा था है ना, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट था, मतलब आतंकवाद निरोध है ना कानून था, उसको रोकने के लिए था। और इसको क्या देश के व्यक्ति पर ही लगवा दिया गया, मायावती सरकार द्वारा राजा भैया पर, जैसी चर्चा आप लोगों ने सुनी होगी है ना। तो इसलिए बहुत सावधानी से इन कानूनों का पालन किया जाना चाहिए। ठीक, मौलिक अधिकारों का दुरुपयोग भी न हो, और राज्य को अगर कहीं कुछ स्पेस दिया गया तो राज्य भी अपने अधिकारों का शोषण मतलब अपने नागरिकों के खिलाफ न करे, अब व्यक्तियों के खिलाफ न करे। तो इस प्रकार से देखिए स्वतंत्रता का अधिकार यहाँ पर क्या होता है, समाप्त होता है। इसके बाद आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें 2 आर्टिकल हैं 23 और 24। तो पहले आप लोग इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार है ना, राइट टू अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन। ठीक, तो शोषण के विरुद्ध भी मौलिक अधिकारों में एक अधिकार है जिसमें 2 आर्टिकल आपके आते हैं, आर्टिकल 23 और 24।
सबसे पहले आर्टिकल 23 में, जिसमें 2 आर्टिकल है, 23 फर्स्ट एंड 23 सेकेंड। 23 फर्स्ट कहता है कि मानव का दुर्व्यापार, है ना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। दुर्व्यापार शब्द में क्या क्या सम्मिलित, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो दुर्व्यापार शब्द में एक बात तो ये है कि पुरुष, महिला या बच्चों को वस्तु यानी कि सामान की भांति, है ना, सामान अथवा वस्तु की भांति उनका क्रय और विक्रय नहीं किया जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, है ना। दुर्व्यापार शब्द में एक तो ये समझ आ जाता है। दूसरा, जो दासी या देवदासी प्रथा थी, वो सब सारी चीज़ें, है ना, तो किसी महिला को आप दासी के रूप में या देवदासी के रूप में ट्रीट नहीं कर सकते। यही सब शब्द इसमें सम्मिलित होता है। आइए आगे देखते हैं इस आर्टिकल को। इसमें लिखता है कि मानव का दुर्व्यापार और बेगार, बेगार का मतलब क्या है, बिना मूल्य अदा किए श्रम कराना, ठीक, इसे क्या बोलते हैं, बेगार, मतलब बेगारी कराना, ठीक, काम करवाना, उसके बदले उसको आर्थिक भुगतान न करना। बलात् श्रम, जबरदस्ती काम कराना, भले ही आप पैसा दे रहे हो लेकिन आप जबरदस्ती काम नहीं करा सकते यदि व्यक्ति की इच्छा नहीं है तो, ठीक। तो बलात् श्रम का प्रतिषेध, है ना, ठीक, मतलब ये कहा गया कि मानव का दुर्व्यापार और बेगार, बलात् श्रम का प्रतिषेध, मतलब ऐसा आप नहीं कर सकते, है ना। और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन, और यदि इस उपबंध का आप कोई भी क्या करते हैं, उल्लंघन करते हैं, नहीं मानते हैं, तो वह अपराध माना जाएगा और विधि के अनुसार दंडनीय होगा। जैसा भी इस पर संसद विधि बनाएगी उस विधि के अनुसार आप दंड के भागी होंगे यदि आप मानव का दुर्व्यापार, बेगार और बलात् श्रम करते हैं, ठीक, बात समझ में आ गई। तो ये है आपका आर्टिकल 23 फर्स्ट। फिर इसी में आया आर्टिकल 23 सेकेंड। 23 सेकेंड कहता है कि राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों हेतु अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने की मनाही नहीं की जा सकती। भाई, जो सार्वजनिक प्रयोजन हैं, जो लोक सेवाएं हैं, उसमें क्या है, अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने की मनाही नहीं की जा सकती। मतलब कि ऐसा दिया हुआ है, ऐसा नहीं बलात् श्रम का प्रतिषेध है तो आप ऐसा नहीं कर सकते, राज्य ऐसा कर सकता है, ठीक। लेकिन हाँ, ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति या वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, है ना। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से आर्टिकल 23(1) और 23(2), है ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार को सुनिश्चित करता है, ठीक। इसके बाद आर्टिकल 24 है, यह भी क्या है, राइट अगेंस्ट टू एक्सप्लॉयटेशन ही है। इसमें क्या है कि कारखानों इत्यादि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध, ठीक। और इसके संबंध में देखिए बहुत सारे कानून बने। पहले 1948 में बागान अधिनियम आया कि चाय के बागानों में, है ना, छोटे छोटे बच्चों से काम कराया जाता था। उसके बाद अभी देखिए हाल फिलहाल में बाल श्रम प्रतिषेध निषेध कानून 2016 में भी आया। एक व्यक्ति थे कैलाश सत्यार्थी, इनको शांति का नोबेल दिया गया, आई थिंक 2014 में, हाँ, कैलाश सत्यार्थी। इनका अपना एक मूवमेंट था, बचपन बचाओ आंदोलन, बचपन बचाओ आंदोलन। इन्होंने भी बच्चों को श्रम से, है ना, बच्चों को श्रम से दूर रखने के लिए काफ़ी प्रयास किया। ईंट के भट्टों से, कोयले की खदानों से, है ना, कारखानों से इनमें जो बच्चे नियोजित थे उनको वहाँ से क्या कराया, मुक्त कराया, ठीक। तो इस प्रकार से आर्टिकल 24 भी है ना, जो क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है और व्यक्ति को सुरक्षित करता है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये भी अधिकार व्यक्ति को मिला हुआ है, सिर्फ नागरिकों को नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ मानव शब्द की चर्चा की गई है और मानव में कोई भी व्यक्ति हो, सब मानव आते हैं, है ना। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से आपका यह एक और अधिकार खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक, जिसमें आर्टिकल आपका 25, 26 ये सब आएंगे। एक बात और देखिएगा कि अभी मौलिक अधिकार जो हम पढ़ रहे हैं इसमें एक एक आर्टिकल को डिस्कस कर रहे हैं। आगे ऐसा नहीं होगा कि जितने भी संविधान के हर एक भाग हैं सबके एक एक अनुच्छेद को डिस्कस करें, ठीक। जैसे अभी आप DPSP पढ़ेंगे तो उसमें जो इम्पोर्टेंट है केवल उन्हीं को बताते हुए चर्चा करते हुए निकल लेंगे हम लोग। फिर जैसे भाग 5 होगा जिसमें केंद्र का कार्यपालिका, फिर विधायिका और न्यायपालिका, तो वहाँ जो इम्पोर्टेंट होंगे जैसे राष्ट्रपति इम्पोर्टेंट हैं, उनकी निर्वाचन पद्धति इम्पोर्टेंट, किस आर्टिकल में दिया गया, क्या विधि है उसकी, है ना, कौन कौन भाग लेता है नहीं लेता है, तो उन्हीं चीज़ों की चर्चा करेंगे। मतलब जो महत्वपूर्ण विषय होंगे, ठीक। पूरा संविधान पढ़ने में तो बहुत समय लग जाएगा, ठीक। तो महत्वपूर्ण भागों की चर्चा हम लोग करेंगे। लगातार आप लोग जो है नोट्स बनाते रहिए, कमेंट्स लिखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,